अब जो नया टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि अगर कभी आप ग्लास में लिक्विड डालो, ठीक है? तो आप देखो तो आपको ऐसा लग नज़र आता है कि लिक्विड जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है? कप में चाय आपको लगता है कि ऐसे पड़ी है, ट्रांसपेरेंट कप में डाल के देखो या कांच वाले कप में आप जूस डाल के देखो तो आपको ऐसे लगता है कि जूस जो है ऐसे पड़ा है, कप ऐसे ही उसमें यूँ कर्व बन रही होती है। तो ये जो कर्व बन रही होती है इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे वाटर का ड्रॉपलेट कभी गिरता है तो आप देखो वाटर का ड्रॉपलेट पक्का इस फार्म में गिरता है, ये इस एरिया में देखो उसकी भी यूँ कर्व आ रही होती है। ये क्या होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इस कर्व का आना इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है? सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। और ये होता क्यों है? होता इसलिए है ना कि ये देखो मॉलिक्यूल जिस तरह लिक्विड की फॉर्म में ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेट कर जाते हैं। तो पीछे जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है, ठीक है? एक तो नीचे वालों के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही होती है और दूसरी बात ये है कि नीचे वाले को उससे नीचे वाला अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो एक नीचे वाला जब उसको अपने से नीचे तरफ खींच रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे कर्व बन जाती है। जैसे कि चारों तरफ से कपड़े को पकड़ो और उसमें बड़ा सा पत्थर डालो तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे नज़र आएगा ना वो दुपट्टा। तो इसी तरीके से वो इसको ये भी ऐसे नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को जो नीचे वाला होता है वो खींच रहा होता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन इसको हम कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन आ रही है कि ऊपर अगले वाले को आगे वाले को पीछे वाले का खींचना जो होता है, इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे बुक में ये डेफिनेशन लिखी है, फोर्स इन डाइंस, डाइंस वो यूनिट है, ठीक है? जो फोर्स को खींचता है ये इसके लिए यूज हो रहा है। एक्टिंग एट राइट एंगल टू द यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस, और दूसरा एट द राइट एंगल आ रहा होता है, ठीक है? वो फोर्स उसको राइट एंगल पे खींच रही होती है, इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड आर सराउंडेड बाय द अदर मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, थस द फोर्स एक्सर्टेड बाय सच मॉलिक्यूल इज बैलेंस इन ऑल डायरेक्शन। और एक मॉलिक्यूल के ऊपर हर तरफ से फोर्स एक्ट कर रही होती है, इसीलिए वो आपको क्या लगता है, बैलेंस लगता है, ठीक है? मॉलिक्यूल आप ये लिख के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ लिख लेना, फिर यूनिट पर आ जाओ। यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल पर स्क्वायर मीटर होता है इसका, और या न्यूटन पर मीटर होता है। आगे आता है कि फैक्टर कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सरफेस टेंशन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अफेक्ट करती हैं। हाँ जी, जितनी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इसकी क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर में स्पेसिफिकली क्या होती है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिंग में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वाटर में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि वाटर की सरफेस टेंशन 7.25 है, मेथनॉल की सरफेस टेंशन 22.26 है, एथनॉल की भी 22.28 पे है, फिर बेंजीन की 2.88 है, और हेक्सीन की 1.84 है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की 2.70 है। मीन्स के जिसके अंदर जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और ऐसे ही सरफेस टेंशन स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अब एक मॉलिक्यूल जो उसको नीचे वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है, उसको कौन सी फोर्स की मदद से खींच रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से खींच रहा है। तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को अपने अपनी अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींच रहा है। तो मीन्स अगर आप वाटर को डालो तो वाटर आपको ज़्यादा ऐसे कर्व देता हुआ नजर आएगा, इसीलिए वाटर के ड्रॉपलेट तो बिल्कुल कर्व में नजर आते हैं, ठीक है? फिर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर का वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हमने पहले पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग ही तो उस चीज़ का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्यों? कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन क्या होगी, वो बढ़ेगी, ऊपर वाले एवेपोरेट कर जाएंगे। तो सरफेस टेंशन का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है सरफेस टेंशन का टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होती है, कम हो रही होती है, क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेपर प्रेशर की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो, ये देखो, अगर ये वेपर किसी चीज़ का जो टेम्परेचर है आपने बढ़ाया तो क्या होगा, सरफेस टेंशन जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है? और अगर आप टेम्परेचर को ऊपर वाले मॉलिक्यूल जल्दी से वेपोरेट कर लेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तेज़ तेज़ मूव करता है, तेज़ तेज़ मूव करने से वेपोरेट कर जाता है, ऊपर वाले हाई जल्दी से वेपोरेट कर जाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो
मतलब क्या है ऊपर वाले जल्दी इवेपोरेट कर गए हैं, नीचे वालों को भी जल्दी मूवमेंट जगह मिलेगी, जल्दी वो भी टेम्परेचर को गेन करेंगे तो वो ऊपर से जगह ऐसे आपको बैलेंस नज़र आएगी। ठीक है, जैसे गरम गरम चाय के ऐसे नहीं नज़र आएगी, जैसे ठंडा पानी रखो तो ठंडा आपको क्लियरली नज़र आएगा उसमें का। फिर मोलर अच्छा हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो वेपोराइजेशन किसी पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपने इसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी, तो ज़्यादा हीट लगेगी तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होती है। अब वो क्यों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन के हो गए। अब अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की सरफेस टेंशन अफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की वाटर का वेपर प्रेशर भी अफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जी, क्यों अफेक्ट होता है? अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी तो साथ वाले मालिक्यूल को उसने ज़ोर से पकड़ा हुआ है तो ज़्यादा आप हीट लगा रहे हो, ज़्यादा हीट लगा रहे हो तो तब जाके वो वेपोरेट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी ज़्यादा है, यानी आप चाहते हो कि ये वाटर को वेपोरेट करो तो आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट लगानी पड़ेगी ताकि ये वाला बॉन्ड उनका टूट सके। तो वो क्या आता है कि जब इसको बॉन्ड को तोड़ाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है, तो इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसने बहुत स्ट्रांगली मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ है। फिर अगला टॉपिक एनर्जेटिक ऑफ ये नहीं है टॉपिक आपका। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए मोलर हीट ऑफ फ्यूजन उस हीट को कहते हैं जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक मोल को, किसमें सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवाने में। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, एक मोल ऑफ लिक्विड को गैस में या वेपर में कन्वर्ट करवाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये अब आपको पता चल गया, अब आपको ये काम आएगा। ये लिख आगे टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो एक बात याद रखना, एक मॉलिक्यूल है वो सॉलिड की फॉर्म में है। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जब सॉलिड से कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड में आता है तो लिक्विड में थोड़ा सा ये पोजीशन मॉलिक्यूल्स की चेंज होती है, थोड़ी स्पेस ज़्यादा आती है, तो इसीलिए जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होती है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच एफ के साथ, ये किसी भी मॉलिक्यूल की कम होती है, लेकिन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। यानी लिक्विड से अब मॉलिक्यूल इस फॉर्म में जाने के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर करीब थोड़ा सी पोजीशन में चेंज आया था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन में चेंज आया, यानी पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अगर एक मॉलिक्यूल पहले यहाँ था इसके करीब में तो अब भी ज़्यादा दूर है, तो पोटेंशियल यानी पोजीशन ज़्यादा दूर हो गई है, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, अब बढ़ गई है, और दूर जाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है कि लिक्विड को इस फॉर्म में लाना कि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है। बट मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कम होती है क्योंकि ये करीब होते हैं और थोड़े ही फासले में लिक्विड पे थोड़े ही दूर जाते हैं, तो इसलिए मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कम है और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होती है। बुक वाले क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। एज रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हो, स्मॉल चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी टेक प्लेस इन एटम। वही वाली बात है कि एक जब आप सॉलिड को सेपरेट करते हो तो बहुत कम ही मॉलिक्यूल की पोजीशन में चेंज आता है, यानी पोजीशन में या फासले में, यानी पहले मॉलिक्यूल अगर इतने करीब थे तो अब थोड़ा ही दूर गए, थोड़ा ही दूर जाने की वजह से, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने की वजह से थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मतलब कि पोजीशन में चेंज आया ना। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एवेपोरेट करते हो तो आइंस में अंडरगो करती है चीज़, मॉलिक्यूल्स और आयन अंडरगो लार्ज चेंज इन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे यही आता है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड या किसी भी का ज़्यादा क्यों होता है हीट ऑफ फ्यूजन से। तो इसकी रीज़न ये है कि कम हीट ऑफ फ्यूजन में कम पोटेंशियल कम डिस्टेंस कवर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है, पोटेंशियल एनर्जी कम आती है और इसमें ज़्यादा आती है, तो इस वजह से। फिर ये टॉपिक भी नहीं है। फिर यहाँ से आइस ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, इसमें अब क्वेश्चन आता है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन या मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ग्लेशियर्स और आई कैप्स में हमें के बारे में पता करने में हमें कैसे मदद करती है। तो जब देखो अगर एक आइस कैप को आप लेते हो और उसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता चलती है कि ये किस अमाउंट में मेल्ट होगा, तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि
कितने टेम्परेचर पे ये ग्लेशियर जो है ये पिघल सकता है। आप एक तो ये फ़ायदा होता है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें पता चल रहा होता है कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतना ग्लोबल वार्मिंग का इतना इफ़ेक्ट आएगा ग्लेशियर्स पे, इस साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने परसेंट ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ये ऐसे आप रिपोर्ट में सुनते होंगे कि इस बार इतना दर्जा हरारत अर्थ का बढ़ा तो इतने ग्लेशियर्स के पिघलने का इम्कान है, इतने सैलाब आने का इम्कान है। तो वो कैसे पता चलता है कि ग्लेशियर्स को लिया जाता है, ग्लेशियर की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन चेक की जाती है और उससे पता चल जाता है कि कितनी हीट इन्हें रिक्वायर्ड होगी। एनर्जेटिक्स पता चल जाते हैं ना, उसके एंथैल्पी ऑफ द उसकी एंथैल्पी पता चल जाती है। तो उसके बाद फिर से पता चल जाता है कि ये क्या क्या होगा। अब देख लेते बुक वाला कहता है स्टडी ऑफ ग्लेशियर, स्टडी ग्लेशियर्स की पर्टिकुलर पोलर आइस शीट, पोलर आइस शीट्स के बारे में जो बिल्कुल एक तो पोलर कैप्स होती है ना, और जो पोलर आइस शीट्स होती हैं जो थोड़ी बैक के आगे रहती है, उसके बारे में बताता है कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन उसमें। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस आर क्लोजली टाइड टू हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि कोई आइस कैप का फ्रीज हो रही है या मेल्ट हो रही है, उसके हीट ऑफ फ्यूजन पे बड़ा इफेक्ट, क्लोजली इफेक्ट होती है। इट होल ग्रेट सिग्निफिकेंट टू एंटीसेप्ट द रिस्पॉन्स ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट टू फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। जो दर्जा हरारत में चेंज आ रहा होता है उस पर कौन सा ग्लेशियर कैसे बिहेव करेगा, ये पता करने में मदद होती है। फिर दूसरा जो बात है इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर का, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको वही इस बात का यहाँ पे भी सारे ये निचोड़ है कि देखो साइंटिस्ट आर एबल टू मेक द प्रिडिक्शन रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ मेल्टिंग। तभी तो साइंटिस्ट बता देते हैं ना कि ये वाला आइस का जो वो है ग्लेशियर है, या ये इतने सालों में पिघल जाएगा, ये इतनी मिनट में इतनी इस टेम्परेचर पे पिघल जाएगा। तो साइंटिस्ट जो है ये बता सकते हैं। वही वाली बात है, ग्लोबल वार्मिंग का कितना इफेक्ट आ रहा है ग्लेशियर्स पे। फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलीज, और वही वाली बात है कि जैसे सैलाब आएंगे नहीं, कितना पानी पिघलेगा, तो वो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलीज ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन पता चल जा रही है तो पता चल जाता है कितने परसेंट सैलाब आएगा, कितना ग्लेशियर, जैसे अक्सर कहते हैं कि इतना परसेंट ग्लेशियर पिघल के इस बार समंदर का हिस्सा बन जाएगा। तो उन्हें कैसे पता चलता है, वो उस ग्लेशियर का हीट ऑफ फ्यूजन पता कर लेते हैं। तो इस वजह से तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज हैं, हमें ये भी नहीं है। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड आपको पता है दो तरह की होती हैं सॉलिड की। अगर मैं टाइप्स करूं तो एक होती है अमॉर्फस और एक होती है क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको जो मेन बात पता होनी चाहिए वो ये है कि इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर तभी हो सकता है इनका कि ये जो इनकी ज्योमेट्री होती है ये शेप स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एंगल्स पे जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसे होता है कि सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक स्पेसिफिक एंगल पर अरेंज हुए हुए होते हैं, क्रिस्टलैटिक बना रहे होते हैं। इसीलिए इनकी रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की थ्री डायमेंशनल एक रेगुलर क्रिस्टलाइन शेप होती है। जैसे NaCl की ये शेप है, डायमंड की एक कॉम्प्लेक्स शेप है। डायमंड की शेप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कि डायमंड की कैसी शेप होती है, टेट्राहेड्रॉन होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये आपस में ऐसे भी कनेक्टेड होते हैं। फिर ऊपर की तरफ एक पैरामाइड, नीचे की तरफ एक पैरामाइड लगा लो तो ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। 3 डायमेंशनल पैटर्न होते हैं इनके। उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिर हाई होते हैं। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड का ये पाउडर्स की फॉर्म में, जैसे रबर प्लास्टिक वगैरह सब इसमें आती हैं। इसका अगर इसमें डायमंड आता है, NaCl आता है, ये सब आता है। और अमरफस सॉलिड में प्लास्टिक रबर पाउडर्स आते हैं, ठीक है। इनकी ना कोई 3 डायमेंशनल शक्ल भी नहीं होती और इनके रेगुलर एंगल्स भी नहीं होते हैं, कैसे स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन शेप्स नहीं होती हैं, कोई एंगल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमरफस सॉलिड में। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने हाई टेम्परेचर दिया, ठीक है, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने मेल्ट कर लिया, मेल्ट करते ही हमने जल्दी से उसको कोल्ड कर लिया, ठीक है, ठंडा कर लेना है। ठंडा इतनी जल्दी करना है कि उसको टाइम ही ना मिले कि वो अपनी प्रॉपर शक्ल को दोबारा कर सके। तो उसको हम ये कहते हैं कि ये जी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमरफस सॉलिड में बदल दिया है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का ना कभी कभी कुछ पार्ट अपनी शक्ल ले लेता होता है, तो उसको क्रिस्टली कहते हैं, ठीक है। ये है क्रिस्टलाइन स्टेट को
और दूसरी बात यह है कि एमरफस सॉलिड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं उनकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये शेप होती है, एक ये वाली भी होती है, जैसे भी, ठीक है। अभी ऐसे एक स्पेसिफिक शेप होती है, तो हर जो एंगल, हर एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से एक स्पेसिफिक, हर मालिक्यूल का एक दूसरे एक ही मालिक्यूल है ये, तो हर मालिक्यूल के दरमियान स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसके दरमियान एक एंगल है, इसके दरमियान इधर जो होंगे उनके दरमियान क्या होगा, एक एंगल होगा, तो हर मालिक्यूल के दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल होता है। कहते हैं ना क्रिस्टलाइन हैव ज्योमेट्रिक शेप द particles of the solid, चाहे atoms are in molecular range in three dimensional shape, the inter angle of crystalline are always same। इनके इंटर एंगल जो होते हैं, देखो जो इसके दरमियान है वही इसके दरमियान है, जो इनके दरमियान एंगल है वही इनके दरमियान एंगल है, तो इनके दरमियान एंगल सेम होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, फिर तब जाके हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तब ये मूव कर सकते हैं। फिर आता है क्लीवेज प्लान। क्लीवेज प्लान का मतलब ये होता है कि ये अपने सर्टन एंगल्स पर टूटते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आप तोड़ते हो ना, तो वो आप देखो तो आप अगर बड़े बड़े नमक के कभी पत्थर टूटे हुए देखो तो ऐसे उनके कोने से निकले पड़े होते हैं, वो एक आप नोट करोगे ध्यान से, तो वो स्पेसिफिक एंगल्स पर टूटे हुए होते हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं। क्रिस्टलाइन आर ब्रोकन अपॉन सर्टन प्लेन्स, तो वो जो सर्टन एंगल सर्टन प्लेन से टूटते हैं उन्हीं को क्लीवेज प्लेन कहते हैं। जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है क्लीवेज प्लेन पे, तो वो चेंज हो जाते हैं स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप पे। अगर ये उसकी शेप थी यहाँ पे ऐसे बड़े क्रिस्टल, तो तब वहाँ पे उसके वैसे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जब आप उनको उनकी क्लीवेज प्लेन पर प्रेशर प्रोवाइड करते हो तो वो स्मॉल क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं, जिनकी सेम साइज और शेप होती है ऑफ द ओरिजिनल क्रिस्टल। जैसे फॉर गिवन क्रिस्टल एंड सॉलिड क्लीवेज प्लेन आर द बेंड टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बेंड कर लेते हैं, ये जो क्लीवेज प्लेन होते हैं, और एंगल बिटवीन देम वेरी फ्रॉम वन क्रिस्टल एंड टू अनदर, और हर ये बहुत सारी शेप्स होती हैं रम्बेक और ये, ठीक है, क्लीवेज प्लान के लिहाज से। फिर हैबिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि जब आपने किसी चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट किया और दोबारा आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और टेम्परेचर पे आप कहीं पे भी कोई भी किसी भी टाइम उसको लेते हो तो वो वैसी ही शेप में ग्रो करता है, वो उसका हैबिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइज स्लोली फॉर्म व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कूल्ड, जब उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करते हो, आप कूलिंग करते हो, जैसे मैंने कहा कि आपने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद आप उसको क्रिस्टल कंडेंस कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो उस टाइम जो उसकी शक्ल बन रही होती है उसकी हैबिट होती है। क्रिस्टल फॉर्म बाय ग्रोइंग इन डिफरेंट direction. If the growth direction remains same, the crystal of the same shape will form, and the shape of the crystal in which they actually grow is called the habit of the crystal। कोई क्यूबिक में, कोई रैम्बिक में, कोई ऑर्थोहॉड्रल में, इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं जिसमें ये आते हैं, ठीक है। आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल आनी चाहिए, अमरफस सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल आनी चाहिए, फिर उसके बाद इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अभी तो मैंने इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया है, फिर अगर कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता है इसमें, ये जो मैंने छोड़े हैं, अगर आप कहते हैं कि इनको कराना है तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको करा दूँगी। वैसे इतना इसमें नहीं है कोई ख़ास, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, अब अगला टॉपिक चैप्टर शुरू करेंगे फिर।